कहाँ पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्यिक मिलनियों में इनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त हुआ है। जब भी हम इन्हें बुलावा देते हैं ये सहर्ष उन्हें स्वीकार करते हैं और हमारे बीच आकर हमारी शोभा बढ़ाते हैं। पुस्तक परिचर्चा आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फंक्शन शुरू हो चुके हैं। इसके बाद बलविंदर गरेवाल जी मेरा दूसरा निमंत्रण हमारे शाश्वत अतिथि श्री अनुराग जी से है, रोटेरियन अनुराग जी से है। वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अनुराग जी रोटरी क्लब खन्ना के प्रधान हैं, सफल व्यापारी हैं, सहृदय हैं और साहित्य प्रेमी हैं। इसी के साथ साथ अनुराग जी खन्ना के उन सदस्यों में से, उन लोगों में से हैं जो दानवीर करण के वंशज हैं। इन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को गुप्त दान दिया है और ये हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि ये अपने इस हाथ से दिया हुआ दान इस हाथ को भी पता नहीं लगने देते। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि हमारी उपलब्धि है कि आप हमारे बीच आए हैं और हमें सम्मान दिया है। मेरा अगला निमंत्रण सरमाया परिवार के सरपरस्त डॉक्टर बलविंदर भूषण जी से है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। डॉक्टर बलविंदर जी डीएवी कॉलेज जालंधर में कार्यरत हैं, हिंदी के बड़े कवि हैं, आलोचक हैं। उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है। मेरा अगला निमंत्रण आज के उन दो हीरो को है जिनकी आज किताब लोकार्पण के लिए हमारे सामने है। मेरा सबसे पहले मैं सुमित को बुलाता हूं कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरा अगला निमंत्रण उन्हें है जिनकी वजह से हम हैं। मेरा निमंत्रण उन्हें है जिन्होंने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को रोशनी दी है, किरण दी है कि हम अपनी अपनी जगह पे खड़े होके इनका नाम ले सके। आदरणीय गुरुवर डॉक्टर राजेंद्र टोपी जी से वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं अब सरमाया परिवार की तरफ से केवल सानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हमारे आज के अध्यक्ष श्री बलविंदर गरेवाल जी को पुष्प गुच्छ देके स्वागत करें उनका। मेरा अगला निमंत्रण डॉक्टर अनिल पांडे से है कि वो आज के हमारे शाश्वत अतिथि रोटेरियन श्री अनुराग जी को पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें उनका। अब मैं हमारे अध्यक्ष और मंचासीन श्री अनुराग जी से और बलविंदर सर जी से और हमारे दोनों कवियों से जिनकी पुस्तकें लोकार्पण के लिए हैं, वो मंच पर आए और क्षमा रोशन करके हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इजाजत दें।
संस्था है वो विशुद्ध साहित्यिक संस्था है, भाषा, संस्कृति और साहित्य के लिए काम करती है। इसमें किसी तरह की कोई भी राजनीति ना थी, ना है, ना रहेगी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सभी हम लोग एकजुट होकर सिर्फ साहित्य सेवा के लिए जुटे हुए हैं। इसी संदर्भ में हमने बाहर से विशेषज्ञ बुलाकर हिंदी के ऊपर कई विषयों के ऊपर हमने गोष्ठियां करवाई हैं और उसी के साथ साथ महत्वपूर्ण काम ये किया है कि जो स्कूली बच्चे, जो अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एक वो मंच प्रदान किया जाए जिसके माध्यम से एक लेखक और जो पाठक है वो सामने आ जाए, उन सामने आके वो बातचीत करें। ऐसा मंच हमने खन्ना में स्थापित किया है। इसलिए इसी आधार पे हमने बहुत सारी किताबों का लोकार्पण किया है। अगर मेरे को बिल्कुल याद है कि हम अब तक इन किताबों को, दोनों किताबों में मिलाकर 10 किताबों के आसपास हमने किताबें लोकार्पण कर दी है। और इस प्रोग्राम की एक खासियत ये भी है कि जो सुमित जी हैं, हमारे सबसे युवा कवि सदस्य हैं सरमाया के, और हमने इन्हें आगे बढ़ते हुए देखा, इनकी कविताओं को जानते हुए, उनको तराशते हुए हमने इनको यहाँ तक आए हैं ये कि आज इनकी पहली किताब हम सरमाया की तरफ से लोकार्पण कर रहे हैं। तो मैं आप सबका इस छोटी सी महफिल में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संस्था है वो विशुद्ध साहित्यिक संस्था है, भाषा, संस्कृति और साहित्य के लिए काम करती है। इसमें किसी तरह की कोई भी राजनीति ना थी, ना है, ना रहेगी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सभी हम लोग एकजुट होकर सिर्फ साहित्य सेवा के लिए जुटे हुए हैं। इसी संदर्भ में हमने बाहर से विशेषज्ञ बुलाकर हिंदी के ऊपर कई विषयों के ऊपर हमने गोष्ठियां करवाई हैं और उसी के साथ साथ महत्वपूर्ण काम ये किया है कि जो स्कूली बच्चे, जो अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एक वो मंच प्रदान किया जाए जिसके माध्यम से एक लेखक और जो पाठक है वो सामने आ जाए, उन सामने आके वो बातचीत करें। ऐसा मंच हमने खन्ना में स्थापित किया है। इसलिए इसी आधार पे हमने बहुत सारी किताबों का लोकार्पण किया है। अगर मेरे को बिल्कुल याद है कि हम अब तक इन किताबों को, दोनों किताबों में मिलाकर 10 किताबों के आसपास हमने किताबें लोकार्पण कर दी है। और इस प्रोग्राम की एक खासियत ये भी है कि जो सुमित जी हैं, हमारे सबसे युवा कवि सदस्य हैं सरमाया के, और हमने इन्हें आगे बढ़ते हुए देखा, इनकी कविताओं को जानते हुए, उनको तराशते हुए हमने इनको यहाँ तक आए हैं ये कि आज इनकी पहली किताब हम सरमाया की तरफ से लोकार्पण कर रहे हैं। तो मैं आप सबका इस छोटी सी महफिल में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी को दसारेगा बहुत अच्छा लग्या सुमीत की किताब देख के, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपनी मनोअवस्था नूं, अपने आले दुआले की मनोअवस्था नूं शब्दां विच धार के पेश करना बहुत मुश्किल, क्योंकि जिहड़ी ख्यालां की दुनिया उन्होंने शब्दां नूं देना बहुत मुश्किल काम आ। ये जो ये पर लिखण का काम सी वो परमजीत सिंह उन्होंने किया, लेकिन मैनू इन्हां दी कविता पढ़न का मौका मिलिया, मुड़ गईयां पैड़ा। मैं इस कुछ पढ़ने की कोशिश करूँगा। बस जदों कोई सुरती मुहब्बत की देहड़ी ते टिक जाए तो दे दिमाग तू आप मारे बेलोड़ा सब कुछ जग प्रवाह हो जाए। देही सुके पत्ते वांग हवा चुड़दी फिरदी, रूह रूहानियत की चील च डुब हेठले तल से टिक जाती। इत्थों ही आत्मिक सफ़र आरंभ होता। ये पढ़ते हुए क्योंकि मैं समझदा कि अगर कोई कविता कविता तो पार लै जाती है, कुछ होर याद आ जाता तुहानूं, तो मैनू सिद्धार्था नावल याद है। सिद्धार्था नावल के उपर भी अखीर चो नदी के किनारे बैठ के अपने जीवन का मनन करदा सुमीत मैनू इस तरह इन्हां लाइनां च लग्या कि
ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਚੋਂ, ਮਿਲਣ ਚੋਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਚੋਂ, ਉਡੀਕ ਚੋਂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਡੀਕਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਡੀਕਣਾ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਤਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੀਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਚ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਅਕਤਨੀਆਂ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀ। वे फूल नहीं तोड़ते, जिनके पास होती है आत्मा वे फूल नहीं तोड़ते, उनके सौंदर्य और खुशबू का आनंद लेते हैं। आत्मा होती है जिनके पास वे भरते हैं उड़ान दूसरों के साथ और गीत गाते हैं। वे पीते हैं नदी का शीतल जल और मैला नहीं करते। होती है जिनके पास आत्मा वे समझ लेते हैं चांदनी की भाषा, पढ़ लेते हैं पेड़ों की जुबान, पक्षियों से चुपचाप बतिया भी लेते हैं। जिनके पास होती नहीं आत्मा वे जानवर होते हैं और कुछ जानवर होते हैं आदमी। सबसे पहले तो रमन का आभार कि उसने मेरी कुछ कविताएं आपके सामने पढ़ी और अपने विचार रखे। उन पर मुझे कुछ नहीं कहना, कोई टिप्पणी मुझे नहीं करनी है। दूसरी बात ये कि अपनी कविता के बारे में और अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बोलना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और मैं इस चीज़ से हमेशा बचता रहा हूँ। और मेरे जितने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं दूसरों की कविताओं के बारे में धड़ल्ले से बोलता हूँ, लेकिन अपने बारे में मैं कभी बात नहीं करता। यहाँ जितने बैठे हैं सब जानते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि कवि का जो एक वक्तव्य है अपनी कविता के बारे में, वो कंट्रोवर्सी को जन्म दे देता है। ये राजेंद्र जी बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, तो मैं कोई वक्तव्य इस मामले में देना नहीं चाहता। और ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी कविता का जो मूल स्वर है, अगर कोई पूछे कि क्या मूल स्वर है, तो मैं कहूँगा कि व्यंग है। और मेरी हर रचना में आपको व्यंग कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाएगा, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो कहानी हो, और चाहे वो कविता हो। वो क्यों आता है ये तो मैं नहीं जानता। हर आदमी का अपना एक स्टाइल बन जाता है, किसी चीज़ को देखने का एक आधार बन जाता है। मेरा आधार व्यंग है, और मैं ये बात बार बार कहता हूँ, पता नहीं राजेंद्र जी इससे सहमत हैं कि नहीं, कि जो व्यंगकार है
वो सबसे बड़ा आदर्शवादी होता है। क्योंकि व्यंग जो आदर्शवादी है वो तो आपको शिक्षा देना शुरू कर देगा, उपदेश देना शुरू कर देगा। व्यंग्यकार उपदेश नहीं देता, व्यंग्यकार शिक्षा नहीं देता। व्यंग्यकार तो जो उसको कमी अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने अंदर, दूसरों के अंदर दिखाई पड़ती है, उसको चित्रित कर देता है और इस टोन में चित्रित कर देता है कि आपके सामने वो कमी जो है, वो विडंबना जो है, वो आपके सामने आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र टोपी वालों लिखित कविता ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। केवल सनी जी गजल से पहले एक बात कहनी चाहूँगा। अपनी रचना हमारे सामने हिंदी साहित्य के बड़े बड़े सरमाएदार बैठे हैं, जो कि सुनाएंगे। दिल और जुबान से दोनों से बहुत मीठे हैं। उनके विचारों की गहनता, ऊंचाई और सच्चाई लाजवाब है। यह उनका बड़प्पन है कि वो मुझे अपने पास रखते हैं, जिसका बेस साहित्य का नहीं है, बैंकर का है। तब वो मुझको मौका देते हैं अपने बीच में बैठने का, कुछ कहने का। ये हमें हिम्मत देते रहते हैं कि हम भी किराएदार से सरमाएदार बन जाएं। इनकी तरह हमारी कोशिश है। मेरी एक छोटी सी मुश्किल ये है कि मेरे ख्यालों की, विचारों की जो उड़ान है, वो जो शब्दों का सामर्थ्य है, वो बहुत सीमित है। तो मैं उसी में घूमता रहता हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं धरातल पर रहकर जो अपने आसपास हो रहा है उस पर कुछ लिखूं। जो हमारे व्यवहार में आ रहा है उसको देख के लिखता हूँ कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई मेरे पास नहीं कि मैं अपने शब्दों को बहुत दूर तक ले जा सकूं। आशा है जो मैं कहूँगा आपको पसंद आएगा। जो नहीं पसंद आएगा उस पर भी आप दाद दे देंगे, क्योंकि आज का जो लंच है उसकी जिम्मेवारी मेरी ही है। गजल से पहले जो चंद लाइनें। चाहत को एक मोड़ दिया है, चाहत को एक मोड़ दिया है, तुम पर लिखना छोड़ दिया है। चाहत को एक मोड़ दिया है, तुम पर लिखना छोड़ दिया है। उस तक पहुंच तो जाता लेकिन, उस तक पहुंच तो जाता लेकिन घड़ा किसी ने तोड़ दिया है। तो दूसरा, जिंदगी कुछ फुर्सत के पल दे, जिंदगी कुछ फुर्सत के पल दे, बेकली बेबसी का हल दे। मैं भी थोड़ा सोकर देखूं, मैं भी थोड़ा सोकर देखूं, मेरी नींदों को बिस्तर दे। वाह। गजल से पहले छोटी सी नज़्म है। किसी की बेवफाई से या अपनी जग हंसाई से, किसी की बेवफाई से या अपनी जग हंसाई से, किसी के रूठ जाने से या साथी छूट जाने से मुझे अब दुख नहीं लगता। किसी से हाथ जाने में, गमों की बाढ़ आने में, जिन्हें अपना सदा समझा उन्हीं से घात खाने में मुझे अब दुख नहीं लगता। और दोस्तों, मैं प्रोफेशनली तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। वैसे पंगा ले लेता हूँ हिंदी से, साहित्य से पंगा लेता हूँ। अर्थ है, ऐसा कोई शहर नहीं है सजन, ऐसा कोई शहर नहीं है सजन, जहाँ शमशान नहीं है।
ऐसा कोई शहर नहीं है सजन जहाँ शमशान नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसमें मैं प्रधान नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसमें मैं प्रधान नहीं है। शरीर का तो वो पथ है शमशान में विराम है जिसका, शरीर का तो वो पथ है शमशान में वीरान है जिसका, विराम है जिसका। पता नहीं फिर भी क्यों दोस्त रिश्तों में सम्मान नहीं है, पता नहीं फिर भी क्यों दोस्त रिश्तों में सम्मान नहीं है। ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਖੰਨੇ ਨਾਲ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2000 'ਚ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਭੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਭੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾਭੇ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਤੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਰੀ ਚਹਿਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮ.ਏ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਖੋਜਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ, ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਬਾਬਰੀਆ ਕਬੀਲਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੇਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਪ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਵ ਅਨੁਵਾਦਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 333 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਾਪੀ 'ਚੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹਸਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂ ਹਸਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਉਦਾਰੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। बहुत अच्छे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਉਦਾਰੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ बहुत अच्छे। कहानी के सारे ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਸੀ। क्या बात है, क्या बात है। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਏ ਤੂੰ ਕੰਬਾਂ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਏ ਤੂੰ ਕੰਬਾਂ ਮੈਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ क्या बात है जी। ਲੰਘੇ भाई क्या बात है, ਨੇ। बहुत अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਗਏ 42 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ। ਮੰਝ ਧਾਰ ਚ ਪਾਂਜੋ ਛੱਡ ਜਾਵਨ। ਮੰਝ ਧਾਰ ਚ ਪਾਂਜੋ ਛੱਡ ਜਾਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ। क्या मिसरा है? ਪਾਣੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੋ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਡੰਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਡੰਗੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਇਆ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਵੰਡ ਗਮ ਦੀ ਆਪੇ ਢੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਵੰਡ ਗਮ ਦੀ ਆਪੇ ਢੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋ। ਦੋ ਨੈਣ ਜੋ ਪਰ ਆਏ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਨੈਣ ਜੋ ਪਰ ਆਏ ਚੰਗੇ ਨੇ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे।
जाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे एक फ्रेंड का एक्चुअली भोग है, तो मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाऊँगा अदरवाइज। मेरा मानना है कि जो कवि है वो बेसिकली कोई भी कवि है वो अपना दिल खोल के उसको शब्दों में पिरो के बेसिकली हमारे सामने रखता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है, जिसके लिए मैं सारे कविगण जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके लिए तालियों की गुजारिश करता हूँ सभी को। मैं थैंक्स बोलता हूँ सरमाया परिवार को, जो हमारे रोटरी परिवार के साथ चल के हर साल हम मतलब कुछ ना कुछ आपस में मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो अभी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सुमित जी को और डॉक्टर निशा को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब इसका जब इनविटेशन मेरे को मिला तो इसकी जो आपकी तिनके की महायात्रा जो लाइन मतलब जो आपने चुना है, तो दैट इज बियॉन्ड, मतलब ऐसा लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। मैंने अभी नहीं पढ़ी किताब, मैं आपकी किताब ज़रूर पढ़ूंगा। इसके लिए मैं कुछ एक बोलना चाहूँगा। रजामंदी उसकी ना हो तो तिनका तक ना हिले, रजामंदी उसकी ना हो तो तिनका तक ना हिले, मंजिल तो दूर जनाब रास्ता तक ना मिले। राजेंद्र टोपी जी के लिए तो मतलब हम लोग चाचा जी, हमारे चाचा जी के क्लासमेट हैं ये, और इनके साथ तो हमारा बचपन का बहुत सारा अनुभव है। इनके बारे में हम शुरू से सुनते हैं, इवन हमारे बच्चे इनसे पढ़े हैं, इनके पास मतलब जाते रहे हैं और इनसे लेते रहे सारा। इनके जो डेप्थ है लिखने की, जो मतलब डेप्थ है, वो तो हम काफ़ी समय से मतलब इनके साथ हमारा है। तो इनकी लिए मैं बोलना चाहूँगा, खुशी ने वादा किया था वो 5 दिन बाद लौट कर आएगी, पर जब हमने ज़िंदगी की किताब खोली तो कमबख्त ज़िंदगी ही 4 दिन की थी। इसके साथ ही मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ सॉरी। नहीं सर, ये सर तुसी भी चले मैं देखना दूसरी तरफ। ये करिए